हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं इस चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लास्ट वीडियो के ऊपर जिसके अंदर हम केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर बातचीत करेंगे। तो बिना ज्यादा ब्रैकेट हटाए चलिए शुरू करते हैं। अगर तुमने लास्ट वीडियो को ढंग से रिवाइज कर लिया था या फिर तुमने अपने चैप्टर्स को ढंग से थॉरो कर लिया है, मैं तुमने जो सारे सारे टेबल्स के खासकर आयंस वाली टेबल है उसको अगर याद कर लिया है, तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए सरल होने वाली है, सरस होने वाली है। क्यों यार? क्योंकि इसके अंदर उसी से काफी डायरेक्ट रिलेशन आने वाला है। अगर तुमने यार वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो कम से कम उससे जाके सबसे पहले देख लेना इस वीडियो से पहले, तभी यार तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। इसी इंटू के साथ चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे सामने जो आता है उसका नाम है केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। अब यार केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं? जब तक हमारे पास कोई कंपाउंड बनता है, जब यार हमारे पास कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तब यार हम उस चीज को कुछ केमिकल फॉर्मूला से लिखते हैं। ठीक है, ताकि यार हम इंसान भी उस चीज को समझ पा रहे हो, तो उसी को हम बेसिकली केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब यार केमिकल फॉर्मूला के अंदर दो पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, एक होगा हमारे पास पॉजिटिव एक्स चार्ज वाला, एक हो गया नेगेटिव वाई चार्ज वाला। ठीक है, एक होगा पॉजिटिव एक्स वाई चार्ज वाला, एक होगा नेगेटिव वाई चार्ज वाला। यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज वाला जो कि हमारे पास बेसिकली कैटायन है, उससे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, एंड हमारे पास जो अनायन है उसके ऊपर कुछ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को मैंने x प्लस लिखा है, नेगेटिव चार्ज को मैंने y माइनस लिखा है। ये चीजें तुम समझ सकते हो रही। तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बड़ा ना आसान सी चीज बनती है। क्या बनता है? हम क्या करेंगे, इसको ना क्रिस क्रॉस मेथड से हम करते हैं। राइट, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा m, उस साइड लिखूंगा n। ठीक है, ये चीज समझ आई। उसकी जो नीचे जो, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी है या फिर बोलते उसके ऊपर जो चार्ज है उसे मैं m के नीचे लिखूंगा x, एन के नीचे लिख दूंगा y। ठीक है, ये दोनों चीज हमने क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, क्रिस क्रॉस करूंगा। मतलब m को मैं y, ठीक है, m को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, n को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मतलब m जो है वो y बार रिपीट होगा एंड n जो है वो x बार रिपीट होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। इफ x इज इक्वल टू 1 रिमूव ब्रैकेट ऑफ n। ठीक है, अगर हमारे पास x अगर कहीं पे भी 1 है, ठीक है, अगर हमारे पास x या y दोनों में से कोई भी 1 है तो मुझे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस है, ऑब्वियसली बात है। राइट, कि अगर मेरे पास एक यहाँ पे एक्स अगर वहाँ पे 1 हुआ तो फिर मुझे ब्रैकेट की जरूरत है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। अगर तुम लगा दे तो तब भी कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड अगर हमारे पास यार ऐसा होता है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 टाइप की चीज है, ठीक है, अगर x भी 1 है y भी 1 है, ठीक है, तो रिमूव ब्रैकेट फॉर बोथ कर देना, मतलब mn टाइप की चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब इसमें ना एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है जिसके ऊपर हम अभी बातचीत करेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम कैसे आता है? सोडियम इज Na प्लस। ठीक है, सोडियम इज Na प्लस, तुमने आई सपोज लास्ट क्लास रिवाइज करी। क्लोराइड कैसे आता है? Cl माइनस। राइट, तो यार यहाँ पे क्या चार्ज है? +1 का, यहाँ पे वैलेंसी -1 की। दोनों बेसिकली 1 है तो मैं सीधी क्या लिख सकता हूँ यार, यहाँ पे NaCl लिख दूंगा। ठीक है, Na1Cl1। ठीक है, तो NaCl आ जाए। सोडियम फॉस्फेट की बात करते हैं। राइट, तो सोडियम इज Na प्लस, फॉस्फेट इज PO4 3 माइनस। ठीक है, फॉस्फेट वाज PO4 3 माइनस, याद करो। तो इसकी वैलेंसी 3 थी, इसकी वैलेंसी 1 थी। मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो क्या आएगा? फॉर्मूला हमारे पास आता है बनके, इट इज Na3। ठीक है, Na3PO4, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। राइट, Na3PO4 हमें यहाँ पे बन के मिल जाता है। राइट, एंड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। Na3, ठीक है, 3 Na है और साथ में एक PO4 आ जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, देखो मैग्नीशियम सबको पता है Mg2 प्लस होता था मैग्नीशियम, एंड क्लोरीन इज Cl माइनस। तो व्हाट आई विल डू इज Mg का हमारे पास 2 होता है वैलेंसी, Cl माइनस की वैलेंसी 1 है। अगेन क्रिस क्रॉस, द फाइनल आंसर इज Mg, तो 1 ही है और Cl का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम इज बेसिकली क्या? कैल्शियम इज Ca2 प्लस एंड फॉस्फेट इज PO4 3 माइनस। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। फाइनल आंसर क्या आता है? फाइनल आंसर आता है Ca का होल थ्राइस एंड फॉस्फेट का हमारे पास क्या आएगा? फॉस्फेट होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट जो है वो होल ट्वाइस में आ जाता है। राइट, ऑब्वियसली बात है, जो फॉस्फेट पूरा खुद में एक यार बेसिकली ग्रुप है, तो उसके पूरे के ऊपर आएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को डबल कर दोगे या फिर फॉस्फोरस को, जो फॉस्फोरस है उसे अलग कर दोगे, तो हमें पूरा का पूरा जो फॉस्फेट है PO4 3 माइनस है उसे उल्टा डबल करना पड़ेगा। राइट, ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, तो Mg2 प्लस हमारे पास होता है मैग्नीशियम। सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस होता है, तो सल्फेट। राइट, तो इसकी क्या वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा MgNSO4। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? Mg होल ट्वाइस बन जाएगा एंड SO4 होल ट्वाइस बन जाएगा। अब यार यहाँ पे ना एक चीज बड़ी आसानी से देखने को मुझे मिल रही है कि दोनों अगर सेम है ना, या फिर यार दोनों अगर कट रहे हैं तो मैं काट देता हूँ यार, ये तो मैं चीज ध्यान रखनी है। अगर दोनों कट रहे हैं तो मैं काट दूंगा। ठीक है, काट दूंगा तो इसका नेट आंसर क्या आएगा? वी गेट MgSO4। हमारा नेट आंसर क्या आता है? MgSO4 आ जाता है rather than Mg2SO4 होल ट्वाइस, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है। सिमिलरली यार हमारे पास एल्यूमिनियम फॉस्फेट आता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या कहता है? Al3 प्लस एंड फॉस्फेट 2 माइनस 3 माइनस, सॉरी, तो दोनों की क्या 3 3 है।
जिसे अगेन मैं यहाँ पे ही काट दूंगा, 1 1 हो जाएगी, राइट। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज AlPO4, दिस इज द एल्यूमिनियम फॉस्फेट। कितना आसान हो गया ना चीजों को करना। पर ये चीज ध्यान रखनी थी कि काटा पीटियम तुम सिंपल मैथ्स की जो होती है ना, काटने पीटने वाला काम, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर जैसे 2 4 होता, अगर टू ए की वैलेंसी 2 होती, ए की वैलेंसी 4 होती, तो मैं उसे काट के 1:2 कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं उसे काट के 1:2 कर सकता हूँ। बस ये चीज अगर मेरे को ध्यान है तो फिर मैं अपने काम के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मास। वह मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है? इट इज सम ऑफ ऑल द एटम्स एटॉमिक मासेस, ठीक है। सारे जो हमारे पास एटम है उनका एटॉमिक मास में ऐड करूंगा। कैसे करूंगा? तो देखो बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे अगर हमारे पास H2 हो, राइट, तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा? 1 टाइम्स मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट वाले 2 यार मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगा क्लियरली, बट यहाँ पे सबसे पहले कैसे देखते हैं कि कैसे करना है। तो देखो कुछ करना नहीं था यार, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द मास ऑफ वन एटम, ठीक है, विद द मास ऑफ वन एटम, और सबको यार ऐड कर देंगे 1 बाय 1 लेके जितने भी एलिमेंट है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? वो होता है 1, एंड 2 टाइम्स 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ठीक है। तुम्हें अगर याद नहीं है तो कर लेना, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो फाइनल आंसर आएगा 18। ये चीज क्लियर होगी? ओके भाई। NH3 की बात करते हैं तो भैया मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 14 ही रह जाएगा, प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है, राइट, तो 3 × 1 इज 3, तो फाइनल आंसर इज 17। तो ये हमारे पास इसका मास आता है। कार्बोनिल जो हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड है, इसका भी हमें मास तो मैं एटलीस्ट बता के चल जाता, तुम निकालना खुद, ठीक है। 28 इसका मास आएगा, एंड ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 32 आ जाएगा, राइट, हाँ 32 आ जाएगा, राइट, एक्जैक्टली 32 आ जाएगा। तो बस तुम्हें ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तुम इसको खुद निकालो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। एंड मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है, मासेस को ऐड करना है सारे एटम्स के इंडिविजुअली। लास्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है पूरे चैप्टर का, ठीक है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आई सपोज टॉपिक, एंड सबसे ज्यादा लंबा चढ़ने वाला, ठीक है। 11 12 हमेशा ही तुम्हारी जिंदगी भर 11 12 कॉलेज सबके अंदर यार ये मोल कंसेप्ट का काम आएगा, एंड 10th में भी यार ये चीजें काम आती है, तो इसमें कोई मतलब तुम इससे बच नहीं सकता एटलीस्ट। तो देखो मोल कंसेप्ट क्या कहता है? मोल कंसेप्ट कहता है यार कि एक ना फंडामेंटल सिस्टम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक फंडामेंटल सिस्टम बना लेते हैं। जैसे हम जानते हैं अच्छे से कि एक डजन जो होता है वो 12 के इक्वल होता है, ठीक है। कह रहे एक जो डजन होगा वो 12 के इक्वल होगा, 12 पीस के इक्वल होगा। वैसे उन्होंने बोला कि एक मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 के इक्वल होता है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि यार एक मोल, अगर एक डजन को हमने पहले सेट कर रखा है ना, एक डजन को हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो हमने बोला कि एक मोल भी एक यूनिट बना लेते हैं, जिसका मतलब होगा 6.022 × 10⁻23, ठीक है। और ये जो नंबर था 6.022 × 10⁻23, इसका मैंने एक नाम भी दे दिया, जिसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। क्या नाम है इसका? एवोगैड्रोस नंबर इसका नाम। अब एक क्वेश्चन आता है कि इतना वियर्ड नंबर लेने की जरूरत क्या थी? मतलब कोई आसान वसूल नंबर ले लेते, 10 20 40 50 कुछ भी ले लेते, बट 6.022 × 10⁻23 इजंट इट वेरी मच वियर्ड, राइट? तो इसका आंसर है हाँ यार ये वियर्ड है, बस इसके पीछे एक रीजन था। क्या रीजन था इसके पीछे? कि यार हमने एक चीज नोटिस करी कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जो होता है ना, वो 6.022 × 10⁻23 AMU के इक्वल होता था। क्या होता था? 1 ग्राम 6.022 × 10⁻23 यू के इक्वल होता था, जिसकी वजह से मैंने क्या बोला कि यार ऐसा करते हैं, जो ये नंबर है ना 6.022 × 10⁻23 यू, इसे मैं क्या बोल लूंगा यार, मैंने यहाँ पे इसको एवोगैड्रो नंबर ही डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। कल 1 ग्राम के अंदर इतने यू होते हैं, ठीक है, 1 ग्राम के अंदर तो बोल सकते हो कि इतने AMU एग्जिस्ट करने वाले। तो से 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ रहे थे ना, से 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब कितना हो गया? 1 मोल मतलब देखो 1 डजन कार्बन बोलते तो कितना बोलते हैं? 12 कार्बन एटम। तो अगर मैं 1 मोल कार्बन बोलूंगा तो क्या आएगा? 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम। ये चीज तो काफी क्लियर होनी चाहिए, राइट, कि अगर मैं 1 डजन बोल रहा हूँ तो यार 12 होते, तो अगर 1 मोल बोलूंगा तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। नाउ वी नो मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU, ठीक है। अब हम ये चीज तो जानते हैं कि मास ऑफ वन का, ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है? 1 AMU होता था, ठीक है। हम ये चीज तो जानते हैं ना ऑलरेडी कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU था, हमने ये फिक्स कर दिया था, राइट। अगर ऐसा है हमारे पास तो टोटल मास आ जाएगा, ठीक है, तो टोटल मास आएगा 1 मोल ऑफ कार्बन का, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना मास हो जाएगा? इट वुड बी इक्वल टू 12 इंटू, ठीक है, 12 इंटू 6.022 × 10⁻23, ठीक है। कज क्योंकि यार इतने तो हमारे पास कितने थे बेसिकली, ये कितने नंबर ऑफ एटम, ये तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मास ऑफ वन एटम, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू टोटल मास, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मोल ऑफ 1 मोल। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया? 1 मोल ऑफ कार्बन जिसका मास निकालना था, वो बेसिकली क्या आता है?
12 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 u, एंड हमने एक ऑलरेडी चीज निकाल ली थी, क्या निकाल ली थी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 u जो है वो इट इज नथिंग एल्स बट इट इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, वो किसी की इक्वल नहीं है, वो 1 ग्राम की इक्वल होता है। तो हमने बोल दिया कि यार टोटल मास ऑफ 1 मोल कार्बन कितना हो जाएगा, 12 ग्राम आ जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 u। ठीक है, 12 u। ठीक है, 1 एटम कार्बन इज इक्वल टू 1 u, तो 12 u, 12 u आएगा यहाँ पे, एंड 1 मोल। ठीक है, अगर 1 मोल की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इन शॉर्ट मोल एक मेथड है ताकि मैं AMU को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर पाऊँ। राइट, कि अगर मैं एक एटम की बात करता हूँ वो 12 u के अंदर होगा, अगर मैं एक मोल की बात करता हूँ तो वो ग्राम के अंदर होगा, उतनी ही क्वांटिटी के साथ। ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी के साथ। तो लर्न ए 1 atom of an element is equal to x u, then 1 mole of an atom weighs x ग्राम। तो ये चीज हमने छोटी सी चीज बात करी थी और बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर मुझे ये चीज समझ आ गई तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर करके तो मैं अलविदा बोल रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, तो भैया फाइंड मोल फ्रॉम मास। ठीक है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, तो इट्स अ वेरी इजी पार्ट है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक काम नहीं करना। देखो 52 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अगर देखो सिंपल सी बात है, हम ये चीज जानते हैं कि 1 एटम ऑफ हीलियम का क्या मास था। ठीक है, हीलियम का एक मास हमने ऑलरेडी याद करता है, इट इज 4u। ठीक है, इट इज 4u। तो यार 1 मोल हीलियम का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ हीलियम का मास कितना हो जाएगा, इट वुड बी 4 ग्राम। ये चीज तो क्लियर है। अगर ऐसा हमारे पास है तो 52 ग्राम में कितना होगा। ठीक है, 52 ग्राम में कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है यार, अगर हमारे पास 1/4 मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 1/4 मोल ऑफ हीलियम हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, मतलब क्या हो गया, 1/4 मोल ऑफ हीलियम 1 ग्राम हो जाएगा। तो 52 ग्राम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन यूनिटरी मेथड ही है, 1/4 को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल हीलियम इज इक्वल टू 52 ग्राम, विच इज अगेन 52 को 4 से डिवाइड कर दो, वी गेट 13 इज द आंसर। तो आंसर क्या आता है, 13 मोल। ठीक है, 13 मोल यहाँ पे आ जाता है, 13 मोल ऑफ हीलियम। 13 मोल हीलियम हमारे पास आता है किसके अंदर, 13 मोल हीलियम ऑफ 13 मोल ऑफ हीलियम इन 52 ग्राम हमारे पास आ जाता है। ये चीज हमें क्लियर हो जाती है। उसके बाद क्या आता है, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा, सॉरी यहाँ पावर 23 होगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है। ठीक है, यहाँ पे एटम्स लिखे हैं। एंड हम यार एक चीज तो जानते हैं, एंड वी नो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 तो 1 मोल होता था। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ये डबल है। ठीक है, 6.022 को डबल कर दो, 12.044 आ गया राइट यहाँ पे। तो मैं पे क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि इट इज नथिंग एल्स बट इट इज 2 मोल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, सिंपल। अगर यार एक डजन हमारे पास 12 था तो 24 कितना हो जाएगा, 2 डजन हो जाएगा ना। तो बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पे कि अगर ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर 1 मोल था, तो ये बेसिकली इसका बस क्या है, डबल है, 12.044 और 10 टू द पावर 23 हमारे पास 2 मोल के इक्वल हो जाएगा। बस इतनी सी चीज छोड़ दी थी, हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर काम नहीं करना था। इतनी चीज के साथ हमारे सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन निकल जाते हैं। एंड इसी के साथ आज की छोटी वीडियो खत्म होती है। होप यू लाइक द वीडियो, तो मुझे समझ आ रही होंगी। मोल कंसेप्ट यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको क्लियर कर लेना। साथ में यार अपने बाकी कंसेप्ट जैसे मॉलिक्यूलर मास को भी क्लियर कर लेना। इस चैप्टर को यार तुम एग्जाम्स के लिए पढ़ो ना पढ़ो, पर यार तुम्हें अपने साइंस की नॉलेज के लिए और साथ में यार अपने आगे के फ्यूचर के लिए इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहें, शब्बा खैर।